नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने काम में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अलंकृत बागबानी से मन रहेगा खुश, सेहत रहेगी तंदुरुस्त। महिला किसान शोभा ने अपने जज्बे से बनाई अलग पहचान। घर में गार्डन बनाने का सपना तो सभी का होता है, लेकिन कभी जगह तो कभी जानकारी की कमी से ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। बेशक थोड़ी सी कोशिश से आप कम जगह में भी बढ़िया गार्डन तैयार कर सकते हैं, जिसमें सजावटी फूलों से लेकर तमाम फल और सब्जियां भी उगा सकते हैं और अपनी सेहत के साथ साथ इससे आप पर्यावरण की हिफाजत में भी योगदान दे सकते हैं। अगर आपको हरियाली से प्यार है और आप छोटा सा ही सही और अपना गार्डन चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, चलिए जानते हैं आरपीसी एयू पूसा समस्तीपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर LM यादव से। जो शोभाकारी आपका गार्डन मतलब हो जाता है, गार्डन होता है कि आम का भी गार्डन क्या है, बगीचा शब्द है, लेकिन आपका मतलब यहाँ है कि जो शोभाकारी उद्यान होता है तो इसका जो उपयोगिता है और कैसे ये बनेगा, उपयोगिता तो ये है कि आज तक कंपलसरी कर दिया गया है महानगरों में कि आपकी अपनी जो ज़मीन है जिसमें आप घर बनाने जा रहे हैं उसका 10% 15% हिस्सा वो आपको जो है वो बगीचे के लिए रखना होगा। उनके घर का जो एरिया है वहाँ भी लोग छोटे गार्डन को अपना लगा सकते हैं, तो उनमें जाने से एक उनको एक चेंज मिलता है, एक रिलैक्स फील करते हैं और साथ साथ उसकी जो सुंदरता की वैल्यू है वो अपने आप में, जैसे आप इंटरटेनमेंट के लिए तो बड़ी भारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। लोग हरियाली और फूलों की सुंदरता मन को खुशी और ताजगी देती है, घर ऑफिस के तनाव को भी कम करने में मददगार होती है। यही कारण है कि लोग अब इसे सजावट के तौर पर अपने घर आंगन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों बरसात के मौसम में शहर की नर्सरियों में इस प्रकार के पौधों की बहार है। लोग घर आंगन और शोरूम की सजावट के लिए इनमें विशेष रुचि दिखाते हैं। बाजार में ऐसे पौधों की डिमांड है जो बारिश में जल्दी पनपते हैं। तो हर घर में जो है एक छोटा सा लॉन और जहाँ भी जगह उपलब्ध होती है वहाँ पे शोभाकारी जो फूल होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, पेरिनियल ट्रीज होते हैं, ये सबको एकमोडेट करना चाहिए, जिससे घर की एक सुंदरता बढ़ जाती है और जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनके मन को प्रसन्नता भी मिलती है। इस उद्देश्य से लोग इसको लगाते हैं। अब सवाल आता है कि इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए होता है कि आप पहली चीज़ का आपके पास ज़मीन की उपलब्धता क्या है, और अगर ज़मीन की उपलब्धता है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि लॉन जो है फ्रंट साइड पर बनाइए, घर के एंट्री के फ्रंट पर बनाइए, वहाँ एक छोटा लॉन होना चाहिए। साथ साथ उसके लॉन के किनारे जो है उसके बॉर्डर प्लांट्स लगते हैं, वो उनको हम बोलते हैं एज प्लांट होता है, वो लगाया जाता है। और क्यारियों में हम सीजनल पौधा रिकमेंड करते हैं कि जिस मौसम का जो फूल है उसको उनको लगाना चाहिए। तो ये तरीका है कम से कम। और घर में हमारे हिंदुस्तान में तो हमारा क्या, सारे विश्व में सभी जो देश हैं वो तो धर्म प्रधानता तो है ही, लेकिन हिंदुस्तान में पूजा प्रधानता भी बहुत है। तो कम से कम लोग अपने लगाए हुए फूलों को पूजा में भी उपयोग कर सकते हैं, तो एक उनको रिलीजियस भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब इंस्टीट्यूशन की बात है तो जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है या कोई कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज है, इसी प्रकार से बहुत सारे मंदिर हैं,
मस्जिद है, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनको कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आजकल जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं वहाँ भी जो है 4 लेन है, तो बीच में एक रोड डाली गई है कि उसको शोभाकारी उद्यान के तरफ विकसित किया जाए, वहाँ पर लॉन भी हो और कुछ ऐसे पौधे फूल के लगाए। जैसे आप देखते होंगे कि डहलिया वगैरह, बोगनविलिया वगैरह को लोग लगाते हैं, कोई कनेल वगैरह है, ये सब कम पानी कम केयर में भी अच्छा कर जाता है। तो एरिया की उपलब्धता के हिसाब से इनका हम डिजाइन करते हैं, जहां रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप का होगा या हेक्सागोनल होगा, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास ज़मीन कैसी है। इसको हम 3 श्रेणी में बांट रखे हैं। एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल में होता क्या है, जैसे आप घर के अंदर घुस रहे हैं, एक छोटा सा आपका रोड है, तो रोड के दोनों तरफ जो है एक ही जैसा वो डिजाइन होना चाहिए, दोनों तरफ जो है एक ही जैसा आप पौधा लगाएंगे तो इसको फॉर्मल गार्डन बोलते हैं। इसमें इनफॉर्मल होता है जिसमें ऊंची नीची ज़मीन है, जहाँ जो सुटेबल हुआ आपने उसमें सब लगा दिया। ऐसे पौधे लगा दिए जो कम पानी चाहते हैं, ऐसे पौधे लगा दिए जो उसमें ज़्यादा पानी चाहते हैं। तो केयर क्या है, जैसे आपने लॉन लगाया है, ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पानी नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें ऐसा खाद डालें कि उसमें अर्थवर्म जो केचुआ होता है वो भी कम से कम आए। दूसरी घासें नहीं, वीड उनको हम मानते हैं। आपने दूब घास लगाया है तो अगर उसके अंदर दूसरी ग्रास है उसको हमेशा निकाल के बाहर करना पड़ेगा। और फूल जो आप उसके चारों तरफ लगाएंगे तो उसमें भी तो बीमारियां आएंगी। अब बीमारी कैसी है या कैसा कीड़ा लगा, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पौधे के भीतर कोई कीड़ा होल करके अगर गया है तो हम सिस्टमेटिक कोई इंसेक्टिसाइड उसके ऊपर उपयोग करते हैं, या कोई ब्लाइट टाइप की बीमारी लग रही है तो हम फंजीसाइड का उपयोग करते हैं। बाकी सिंचाई का स्ट्रेस तो होना नहीं चाहिए, जब भी उसको ज़रूरत है आपको पानी देना ही होगा। तो ये कुछ जो प्रमुख सावधानियां हैं उनको बरतना पड़ेगा, तभी आपका गार्डन जो है वो स्वस्थ दिखेगा और तभी उसके प्रति आपका अट्रैक्शन और अच्छा लगेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। इसी जज्बे और मजबूत इरादे के साथ काम कर रही हैं मुरादाबाद की रहने वाली 26 साल की शोभा। शोभा मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बर्मी कंपोस्ट उत्पादन, मशरूम उत्पादन और सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। शोभा ने इसी उम्र में वह कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते। जी हां, अभी तक इन्होंने 3000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से लगभग 600 महिलाएं आज अपना खुद का काम भी कर रही हैं और प्रशिक्षण भी दे रही हैं। आइए मिलते हैं मजबूत इरादे वाली शोभा से। ये है शोभा। ये ऐसा कार्य कर रही हैं जिससे न केवल महिलाओं को सीख लेनी चाहिए बल्कि बेरोजगार युवकों को भी सीखना चाहिए। ये आज समन्वित कृषि के तहत खेती के साथ कई व्यवसाय कर रही हैं। शोभा 2010 में मधुमक्खी पालन से जुड़ी, उसके बाद अब मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, बर्मी कंपोस्ट उत्पादन और बैग बनाने का कार्य कर रही हैं। आज शोभा गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक समूह भी चलाती हैं और गांव की महिलाओं को बर्मी कंपोस्ट बनाना, मशरूम उगाना, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन करना सभी कुछ सिखा रही हैं। सिलाई का काम कर रहे हैं जिसमें बैग बनाने का काम हो रहा है और मशरूम का हो रहा है, मधुमक्खी पालन का, पोल्ट्री भी है और बर्मी कंपोस्ट। शहर में तो लड़कियां पढ़ के किसी जॉब पे भी लग जाती हैं और कोई ना कोई काम भी करना शुरू कर देती हैं, पर गांव में जो लड़कियां हैं उनका सिर्फ घर तक ही सीमित रह जाती हैं। तो हम चाहते थे कि हम और हमारे गांव की लड़कियां घर तक ही सीमित न रहें, वो कुछ बने और अपनी पहचान बनाएं। ये हमारा बचपन से सपना था कि हम कुछ करें और हम अपनी पहचान खुद बनाएं। वो कुछ परिवार की परिस्थिति ऐसी थी कि हम नहीं पढ़ पाए, फिर हमारे आसपास कोई स्कूल भी नहीं था, लगभग 10 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। अभी हम MA कर रहे हैं। हाँ, अब तो हमारे लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से जो डिग्री कॉलेज हो गया है। शोभा के अंदर ये जज्बा शुरू से ही था कि वे कुछ ऐसा करें जिससे उनकी एक अलग पहचान बने। भविष्य में अपने इन कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयासरत हैं। मधुमक्खियों के लिए, क्योंकि अभी हमने जो है जनवरी में और फरवरी में फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पराग भी बहुत ज़्यादा मिलता है मधुमक्खियों को, तो हम उस टाइम पे जो है इनसे पराग कलेक्ट कर लेते हैं और वही अब हम इनको खिला रहे हैं, क्योंकि उससे जो होता है मधुमक्खियों की संख्या भी बहुत अच्छी रहती है और इनको नेचुरल फीड मिल जाता है।
मधुमक्खियों के जो है टाट समय पे खोलते रहना चाहिए उनको, कि उनके अंदर जो है सैलाबी ना आए। अगर नमी होगी तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आने का खतरा रहता है। इस समय इनके यहाँ 70 मॉन बॉक्स हैं, जिससे ये शहद उत्पादन का काम कर रही हैं। लेकिन ये अपने मॉन बॉक्सों का माइग्रेशन नहीं करती हैं, जिसके कारण प्रति बॉक्स से 28 किलोग्राम तक ही उत्पादन मिल पाता है, जबकि माइग्रेशन करके 60 से 70 किलोग्राम शहद का उत्पादन लिया जा सकता है। 70 मॉन बॉक्सों से साल में लगभग 20 कुंतल शहद का उत्पादन हो रहा है। पोल्ट्री में सबसे पहले तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। उनका जो बिछावन है वो सूखा होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें नमी होगी तो चूजे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और उनका भी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ये अपने फार्म पर 1500 ब्रायलर मुर्गियों का पालन कर रही हैं और हर साल 1500 मुर्गियों का 4 से 5 लाख निकालती हैं, जिससे इनको साल में 50 से 60 हजार रुपए की शुद्ध आय हो रही है। ये अभी हमने ओयस्टर लगाया है। इसके लिए जो है टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि इसको जो है 25 से 30 डिग्री पे क्या कहते हैं हमें तापमान रखना होता है। पर अभी जो है जो नेचुरली है वो तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमने चारों तरफ टाट लगाया है, और टाट को जो है हम पानी से भिगोते हैं 2-3 बार, सुबह, दोपहर को और शाम को। और नीचे हमने रेत बिछाई हुई है, और रेत पे जो है हम पानी छिड़क के अभी उसमें मॉइस्चर लाने की वो कर रहे हैं। इन्होंने इस साल से ही मशरूम उत्पादन का कार्य भी शुरू किया है, और अभी ऑयस्टर मशरूम से शुरुआत इन्होंने की है। आगे बटन मशरूम और दूधिया मशरूम का भी उत्पादन करेंगी। सिलाई में हम बैग बनाने का काम कर रहे हैं, और हम अलग अलग संस्थानों में जाके प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो है कोई भी लड़की यहाँ पे आके निःशुल्क सीख सकती है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसका हम निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं अपने यहाँ पे। शोभा को जब भी कोई परेशानी होती है तो वे विषय विशेषज्ञों से मिलकर समस्या का समाधान निकालती हैं। साथ ही घर वाले भी इनका पूरा सहयोग करते हैं। शोभा के कामों को देखकर अब सरकारी संस्थाएं भी प्रशिक्षण और जानकारी देने के लिए इन्हें अपने कार्यक्रमों में बुलाती हैं। समय समय पे हम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो हम प्रशिक्षण लेते रहते हैं, और लेके अपने जो हमने एक अपनी टीम बनाई हुई है लड़कियों की, उन टीम को भी हम प्रशिक्षण देते रहते हैं। शोभा के द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। जिस मेहनत और लगन से शोभा काम कर रही है, वे दिन दूर नहीं जब शोभा को सशक्त महिला के रूप में सभी लोग जानेंगे। शोभा के इस जज्बे से उन सभी को सीख लेनी चाहिए जिनके पास अच्छा संसाधन होते हुए भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अभी आगे हम अपनी एक तो सिलाई की बहुत बड़ी यूनिट लगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा सिलाई का काम बहुत छोटा है। हम उसमें बैग और भी बहुत सारे काम करना चाहते हैं, और साथ ही हम अपने मशरूम को नेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं। शोभा के पास कुल जमीन 1 एकड़ से थोड़ी ज्यादा है, जिसमें खेती और खेती के साथ ये सभी कार्य कर रही हैं, जिससे इनको साल में लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। अपने झारखंड राज्य में सोयाबीन की खेती का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस साल भी बहुत से किसान भाइयों ने इसकी फसल लगा रखी है, जो कि अभी बढ़वार की अवस्था में है। और इस अवस्था पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिनकी पहचान हमारे किसान भाइयों को नहीं होती है, और इसके चलते वे समय रहते इन कीटों की रोकथाम के उपायों को नहीं अपनाते हैं। इसलिए सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और आप इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार से। सोयाबीन की अपन आज बात करेंगे। सोयाबीन को बोए हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, और अभी बारिश का मौसम है। इस टाइम जो सोयाबीन की जो अपनी स्टेज है, उसकी जो मुख्य कीड़े आने की जो संभावना है वो है, एक तो जो अपनी पत्तियों को खाने वाला कीड़ा है जिसको लीफ ईटिंग कैटरपिलर बोलते हैं, जिसको आम भाषा में पत्तियों को खाने वाला कीड़ा बोलते हैं। तो इस कीड़े की अपन सबसे पहले रोकथाम की बात करते हैं। पहली बात मैं किसान भाइयों आपसे ये बताना चाहूँगा कि कोई भी दवाई आप किसी भी दुकान से खरीदते हो तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, अपना खेतीबाड़ी विभाग है, उनसे परामर्श लेके फिर खरीदे। तो सबसे पहली दवाई की बात करते हैं, क्योनोल फास्ट नाम की एक दवाई आती है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। दूसरा इंडोक्सा कार्ब होता है।
अगर आप क्विनोल पास दवाई डालते हो तो इसकी मात्रा आप 1.5 लीटर 450 से 500 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो। मुख्यतः जो अपन येलो मोजेक की जहाँ बात करते हैं, ये बीमारी को एक वेक्टर होता है जो ट्रांसमिट करता है, जिसको एफिड बोलते हैं। एफिड भी सोयाबीन का कीड़ा है। जब वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है और तापमान थोड़ा कम होता है तो इस कीड़े के आने की संभावना होती है। और जो एफिड जिसको तेलिया बोलते हैं, ये कीट इस बीमारी को ट्रांसमिट करता है। पहली बात, अगर येलो मोजेक बीमारी को अगर किसान भाई आप नियंत्रण करना चाहते हो तो इस बीमारी के लिए आप इसकी रोकथाम के लिए विषाणु फैलाने वाली सफेद मक्खियों पर काबू पाना बेहद जरूरी है। पीतशिरा मोजेक रोग अवरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। खेत में इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही सफेद मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कीट और रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। तीसरी जो मेन अब से 30 से 35 दिन के बाद में जो कीड़ा आता है उसको गडल बीटल बोलते हैं। गडल बीटल को आप आमतौर पे पहचान की ये सिम्टम है कि ये कीड़ा मुख्यतः तने पे नुकसान पहुंचाता है। अगर आप किसी पौधे को देखोगे तो तने के ऊपर एक रिंग टाइप सिम्टम जो उसका डैमेज होता है वो बना देता है। जो जाइलम फ्लोएम होता है, जो पौधे के पोषक तत्व ऊपर तक जाते हैं, उस सिस्टम को पूरा कट कर देता है तो पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो गडल बीटल मुख्यतः इस फसल को कम से कम 40 से 45% तक नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, आप ध्यान रखें, जब भी अगर आपके खेत में इस कीड़े के अगर आपको नुकसान के क्षति के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसके लिए सबसे बढ़िया दवाई है क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल। ये इसका टेक्निकल नाम है कि ये दवाई आपको 450 लीटर पानी में ओनली 100 ml दवाई मिलानी है। आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हो लेकिन दवाई की मात्रा नहीं बढ़ाए। किसान भाइयों, जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, सही तरीके से अगर उपचार करते हो तो हमें पूरी आशंका है और आपको भी रखनी चाहिए कि आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला बेगूसराय के कृषक राम कुमार ने। यह टमाटर की फसल में लगने वाले कीट और रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो टमाटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है, जिसका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, सॉस के रूप में कई तरह से करते हैं। किंतु खेती में टमाटर का जो फसल है उसमें कई तरह के कीड़े लगते हैं, उसमें से फली छेदक बहुत ही महत्वपूर्ण कीड़ा है। कीटों में जो कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है फल छेदक। इस कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। चूंकि टमाटर का फल जो होता है उसको हम कच्चे भी खाते हैं, पकने पर भी खाते हैं, इसलिए इसमें रासायनिक उपचार का महत्व फली छेदक के लिए खास करके बहुत कम है। क्योंकि हम जब इस पर छिड़काव करेंगे सामान्य कीटनाशी का तो उसका अवशेष फल में आएगा और फल में आने के चलते उपभोक्ता को भी वो जहर मिलेगा। इसलिए रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग हम इसमें नहीं के बराबर करते हैं, या कुछ चुनिंदा जो कीटनाशी है उसी का प्रयोग हम करने की सलाह देते हैं। कुछ बैक्टीरिया से बना हुआ भी कीटनाशी बाजार में मिलता है, बायोबिट, बायोलेप, डिपेल। इसमें से किसी एक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, कुछ तरल के रूप में भी मिलता है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला दें और तब छिड़काव करें तो आपका जो फल छेदक का प्रकोप होता है उसका निदान हो जाएगा। जब प्रारंभिक फूलने की अवस्था हो फसल, उस समय आप इंडोक्साकार्ब का आधा मिलीलीटर प्रति लीटर में पानी में घोल बनाएं और जितना क्षेत्रफल है आपका, जितना पौधा है, उस हिसाब से घोल की मात्रा, दवा की मात्रा बढ़ाना है। उसके बाद जब फल लगने लगे
तो तैयार फल को पहले तोड़ लेना है, तभी कोई छिड़काव करना है। तो इस तरह से आप टमाटर के का जो फली छेदक है उसका नियंत्रण कर पाएंगे और भरपूर उपज ले सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पपीता के बाग में रोगों से नुकसान और इनका नियंत्रण। अधिक उपज के लिए तिल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।